Hey everyone, this is your Shruti ma'am, your NEET biology mentor, and welcome to my channel One Stop NEET। तो बहुत सारे बच्चे नीट 2023 और 2024 के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका बायोलॉजी को लेकर एक ही एम है। वो एम है बायोलॉजी में 360 टारगेट करना और 360 स्कोर करना। अब अगर आपका भी ये एम है तो आप बिल्कुल सही जगह पर बैठे हैं इस टाइम पर। और 360 बायोलॉजी में स्कोर करने के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही होगी भाई। बिना एनसीईआरटी पढ़े किसी का भी बायोलॉजी में 360 आ ही नहीं सकता। किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है, किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, और एनसीईआरटी पढ़ ली उसके बाद क्या। अगर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए एग्जाम में, तो उसके लिए कैसे पहले से प्रिपेयर करना है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए कैसे खुद को पहले से प्रिपेयर करना है। आज के वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये सारी चीजें बताना शुरू करूं, आपसे मुझे कमेंट में एक ही आंसर चाहिए। आपका अभी तक का जितनी भी बायोलॉजी पढ़ी है, पूरी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात, फेवरेट चैप्टर कौन सा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बायोलॉजी में आपको सबसे ज्यादा अच्छा चैप्टर कौन सा लगता है। हो सकता है ये वो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, वो जेनेटिक्स हो, वो एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम जैसा चैप्टर हो। तो जो भी चैप्टर है जरूर से कमेंट में लिखो। और अब स्टार्ट करते हैं जरा बात करना कि किस तरीके से आप इस बार एग्जाम में या नेक्स्ट ईयर एग्जाम में 360 टारगेट कर सकते हो बायोलॉजी में। पहली बात कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। क्या सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर लोगे तो आपके 360 मार्क्स आ जाएंगे? क्या आपको लगता है कि कोई भी चांस है 360 आने का अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो? बिल्कुल नहीं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको फोकस इस पे करना है कि आप उसकी एक एक लाइन को कैसे समझ रहे हो। तो एक एक लाइन को अच्छे से टाइम लेकर पढ़ो, समझो कि उस लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि हम बोलते हैं एनसीईआरटी में हर एक लाइन में एक फैक्ट छुपा है ना। तो पढ़ने के टाइम पर सिर्फ रीड नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है, इस पर ध्यान दो। कहीं पर नहीं समझ आया तो आपके पास जरूर एक ऐसा बायोलॉजी का मेंटर होना चाहिए जिसको आप रीच आउट करके और उसी टाइम पर वो टॉपिक वो लाइन पूछ सको। तो जरूर से ये मेंटर ढूंढ कर रखो। जिस टाइम पर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्या एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। तो बार बार नहीं पढ़ सकते तो क्या करें, आप साथ में नोट्स बनाते चलो। किसी भी हालत में आपको नोट्स बनाना ही है। जब आप नोट्स बना रहे हो तो क्या आपको एग्जैक्टली जिस तरीके से एनसीईआरटी में लिखा है उसी तरीके से पैराग्राफ के फॉर्म में उन नोट्स को कॉपी कर लेना है? पूरी एनसीईआरटी कॉपी कॉपी कर लोगे तो चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको आपके नोट्स पॉइंटर्स फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बनाने हैं, है ना। जिस टाइम पर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, बहुत सारे एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हुए, भाई बायोलॉजी तो डायग्राम से ही बनी है ना। तो वो डायग्राम से स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं। क्या वो डायग्राम स्किप कर सकते हो? क्या लगता है ये प्लांट किंगडम में लिवर वर्ड का डायग्राम क्या ही पूछेगा? ऐसे स्किप करने से आप वो मौका फिर खो दोगे कि आपका 360 मार्क्स आएगा, क्योंकि आप गलती करोगे। अगर गलती से भी वो डायग्राम आ गया फिर क्या करोगे? तो प्रॉपर प्रैक्टिस करो डायग्राम्स। और जब आप एक चैप्टर पूरा खत्म कर लो तो आप उसका वन पेजर जरूर बनाओ। इसको आप टेबल के फॉर्म में, टैब्यूलर फॉर्म में बना सकते हो, जहां आपने एक टेबल में एक पेज में पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है लिख दिया है। जैसे कि अगर आप प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं। एक बार में तो नहीं याद रख पाओगे भाई। 70-80% याद रख लोगे अगर पहली बार अच्छे से नोट्स बना लो तो। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हम भूलते जाते हैं। तो आप उसके लिए टेबल के फॉर्म में एक पूरा है ना चार्ट बना लो, जहां पर सारे एग्जाम्पल्स लिख लो जहां पर एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत है। अब इन एग्जाम्पल्स को 15-15 दिन पर जो है रिवाइज करते रहो। ऐसा ही तो एक डॉक्टर भी बोलता है ना कि मेडिसिन को इतने दिन पर इतने दिन तक सुबह शाम लेते रहो तो आप ठीक हो जाओगे। तो एग्जाम भी क्लियर करना है तो इन टेबल्स को, जिसमें आपने जो है एक पेज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, इसको 15-15 दिन पर कम से कम रिवाइज करते रहो। और हर बार जो आप रिवीजन करोगे, हर बार आप उस टेबल से और 10% और 10% और बाद में करते करते 100% याद रखने लग जाओगे। तो वन पेजर इंपॉर्टेंट है। डिटेल में नोट्स इस टाइम पर आपके पास टाइम है तो बनाना इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर्स में बनाना इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट में बनाओ। और डायग्राम्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं एनसीईआरटी के। अब ये सब कुछ कर लिया, पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया जैसे मैंने बोला, उसके बाद क्या?
एक बार पूरा एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद टाइम है प्रैक्टिस का। कैसे पता लगाओगे कि एनसीईआरटी पढ़ ली है बट याद भी है ना? और कितना याद है, कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं उस चैप्टर से। अब आती है बात प्रैक्टिस की। तो हर चैप्टर के बाद याद रखना, हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से आप ये प्रैक्टिस करोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेकर बैठ जाते हैं, है ना, इधर उधर के, एम्स के, यहाँ वहां के, और फिर सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो, और उनको लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अब आपको आपके प्रैक्टिस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक बार आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे, है ना, जहां पर आप टाइमर सेट करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके पहले आप बिना टाइम बाउंड किए, है ना, आराम से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करो। इन क्वेश्चंस के लिए कोई टाइम मत देखो, ये देखो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। ये ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे कि ट्रू और फॉल्स। ये ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां आप वन वर्ड में आंसर लिख रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स में आप आंसर्स लिख रहे हो, और उसके बाद आप आओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। ये जो ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स या वन वर्ड जैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि जब आप एक स्टेटमेंट पढ़ते हो और वहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, या आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और आपको दिख रहा है ट्रू या फॉल्स बताना है, तो आप सोचते हो कि मैंने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा था, क्या वहां पर ये स्टेटमेंट लिखा था या इसका उल्टा लिखा था, ये ट्रू है या फॉल्स है। और अगर वहां पर गलती करते हो तो वापस से एनसीईआरटी अपने नोट्स खोलकर देख लो, है ना। तो पहले बिना टाइम बाउंड के आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गए तो आपको एक बहुत बड़ी चीज हासिल होगी, और वो है कॉन्फिडेंस। भाई लंबी अगर प्रिपरेशन करनी है तो कॉन्फिडेंस गेन करना, खुद पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो लंबा मैराथन नहीं दौड़ सकते, है ना। तो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्फिडेंस गेन करो, और एक बार ये कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर जाओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगा लो 10 साल के, 2012 से 2022 तक के, उस चैप्टर के। और यहाँ पर सेट करो टाइमर। यहाँ पर आपको अब ये जज करना पड़ेगा कि क्या आपके जो क्वेश्चंस सॉल्व करने का टाइम है वो सही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप क्वेश्चन रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम बहुत सारी चीजें प्रिटेंड कर ले रहे हो और उसमें से गलती कर दे रहे हो। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन में जो लिखा है वही आंसर करना है। हर क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इन कीवर्ड्स को पकड़ने लग जाओगे और फटाफट से क्वेश्चन के आंसर देने लग जाओगे। तो कीवर्ड्स को पकड़ो, क्वेश्चन को में कुछ भी प्रिटेंड नहीं करो, जो पूछा है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको आंसर करो। और अगर आप कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो याद रखो, बेसिक कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और बेसिक कैलकुलेशन में एक बहुत ही बड़ा फंडा होता है, अगर आप अप्रोक्सीमेशन सीख लेते हो तो, है ना। तो इस पे जरूर फोकस करो, और ये सिखाने में आपका फिजिक्स का टीचर भी आपकी हेल्प कर सकता है। अब मान लो बहुत सारी गलतियां हो गई, पहली बार कोई चैप्टर बहुत डिफिकल्ट था, पढ़ा, बहुत सारी गलतियां हो गई, अब क्या करोगे? क्या हार मानकर बैठ जाओगे कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरे साथ इस टाइम पर बैठे हो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बच्चे हार माने। आपको क्या करना है, सारी वो मिस्टेक्स एक नोटबुक में नोट करो, सारी मिस्टेक्स नोट करो। और नोट करने के बाद वापस से अपने नोट्स खोलो, अपने नोट्स को ट्रस्ट करो, और पूरा रिवीजन कर लो एक बार फिर से। तो नोट्स ओपन करो, जो जो मिस्टेक्स हुई हैं वो देखो, क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं, पूरा रिवाइज कर लो। अब हो गया रिवाइज, अब इस चैप्टर का क्या करें? अब इस चैप्टर के तुरंत सेम क्वेश्चंस नहीं लगाने, तुरंत लगाओगे फिर लग जाएगा, फिर उसके बाद फिर भूल जाओगे। तो 10 से 15 दिन का गैप दे दो, है ना। और 10 से 15 दिन के बाद यही पीवाईक्यू वापस से सॉल्व कर लो। बच्चे बोलते हैं एक बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। भाई पीवाईक्यू अगर आप 5 बार सॉल्व कर लोगे ना, तब कहीं जाकर आपको जो है पैटर्न समझ आएगा, तब कहीं जाकर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा पीवाईक्यू के पर्सपेक्टिव से। तो कोई बुराई नहीं है बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करने में, करते रहो। 15-15 दिन पर जो भी मिस्टेक कर रहे हो वो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस वापस से उठाओ और फिर से सॉल्व करो, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। भाई आई होप आप इन सारी चीजों को अगर कर लेते हो, है ना। और आई होप आप करोगे इस वीडियो के बाद। अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो है अचीव करते हो, अगर आप ये सारे पॉइंट्स सही से फॉलो कर लेते हो, तो कोई आपको बायोलॉजी में 360 लाने से नहीं रोक सकता।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है नोट्स बनाने में, या आपको लग रहा है कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को ये बात नोट्स में लिखनी है नहीं लिखनी है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ मेरे खुद के क्यूरेट किए हुए नीट के हैंड रिटन नोट्स एक्सेस कर सकते हो। ये कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स हैं जो मैंने, योगिता मैम और अंशु मैम ने खुद डिटेल में पूरी तरीके से क्यूरेट करके एक एक टॉपिक का ध्यान रख के बनाए हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि टीचर के खुद के बनाए हुए नोट्स, और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई नीट में क्या पूछा जा सकता है ना, आपको मिले डायग्राम, फ्लो चार्ट्स के साथ, टेबल्स के साथ कंप्लीट नोट्स आप सिर्फ 499 में एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ये एक्सेस करना है तो मैं यहाँ व्हाट्सएप का नंबर लिख रही हूँ जिसपे आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर है 6364321414, है ना, ये व्हाट्सएप का नंबर है। और आप बोलोगे कि आपको क्या देखना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, आओ दिखाती हूँ कि हम टीचर्स कैसे आपको ध्यान में रख के नोट्स बनाते हैं, वो भी देख लो भाई मेरे साथ। तो अब ये एक नोट्स है ना, ये फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स हैं। देखो ये योगिता मैम ने किस तरीके से बनाए हैं, किस तरीके से उन्होंने एक एक पॉइंट का ध्यान रखा है, सब कुछ पॉइंटर्स में लिखा हुआ है। जहां पर हाईलाइट करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर फॉर्मूलाज हैं, जहां पर अलग अलग तरीके के इक्वेशंस हैं, वो सारे दिखाए हैं। आओ एक बार बायोलॉजी के नोट्स देख लो। अब यहाँ पर तो बहुत जरूरी है ना एनसीईआरटी पढ़ना, तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स हैं, जो भी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं उनके प्रॉपर लेबलिंग के साथ, जो शायद एनसीईआरटी में भी ना दिया हो और लेकिन आपके लिए पढ़ना समझना जरूरी हो, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री के नोट्स दे सकते हो जो अंशु मैम ने खुद बनाए हैं। इस केमिस्ट्री के नोट्स में अब आपको हर तरीके के इक्वेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीओसी, है ना, जो हम पढ़ते हैं, उसमें सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि एग्जाम्पल्स भी इंक्लूडेड है कि आपको क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से तो वो सॉल्व कैसे करने हैं एग्जैक्टली, है ना। तो विथ क्वेश्चंस जो है ये सारी चीजें इंक्लूड की गई है। एंड आई होप कि आप इस तरीके से केपेबल हो जाओ नोट्स बनाने के लिए। नहीं हो सकते तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर और ये नोट्स एक्सेस कर सकते हो। तो मेरे साथ इस टाइम पर जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहती हूँ आपका टारगेट बायोलॉजी में 360 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक नंबर भी कम नहीं। 360 ही हमें टारगेट करना, और बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हो अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखो, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझ लो। तो जरूर से जो है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, और जितने भी आपको अपकमिंग लाइव सेशंस दिख रहे हैं उन सबके रिमाइंडर सेट कर लो। और मैं फिर से आपके सामने आऊंगी ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।